राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एंटी हिस्टामिन्स। एंटी हिस्टामिन्स पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि एलर्जी क्या होती है। हम अपने आसपास देखते हैं कि लोगों को किसी किसी को डस्ट से एलर्जी है, किसी को सनलाइट से एलर्जी है, किसी को फूड के से एलर्जी है। इन सब एलर्जी के पीछे जो रीज़न होता है उसको कहते हैं हिस्टामिन। हिस्टामिन इन सब के पीछे का कोज होता है जो हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है, लंग्स में, लीवर की टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है और ब्लड में। हिस्टामिन हमारी शरीर के लिए बुरा नहीं है, ये अच्छा है, क्योंकि जब भी हमारे शरीर में कोई फॉरेन सब्सटेंस आता है तो ये शरीर में हिस्टामिन उस पर्टिकुलर पार्ट का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से वहाँ पे WTP ज़्यादा आने लगती है। WTP उसका इम्यून सिस्टम प्रभावित करती है और उसका फॉरेन सब्सटेंस को हटाने की कोशिश करती है, जिसमें सबसे पहले वो T सेल्स में जाता है हिस्टामिन, फिर B सेल्स में, फिर मास्ट सेल में जाके इम्यून सिस्टम के द्वारा उसको पूरा तरीके से उस फॉरेन सब्सटेंस को हटा दिया जाता है। इसके अलावा हिस्टामिन हमारे शरीर में जो HCl होता है स्टमक में, वो भी उसमें अगर हम फूड में कुछ फालतू सी चीज़ें कंज्यूम कर लेते हैं तो उन चीज़ों को भी हटाने का काम हिस्टामिन का ही होता है। पर कई बार डस्ट पार्टिकल्स या फिर जो भी शरीर में जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से शरीर एलर्जिक होता है वो होने से शरीर में सूजन आना या फिर छींके आना, ये सब जो नाक की श्लेष्मा है, झिल्ली है, उसमें सूजन आना, ये सब कॉमन चीज़ें हैं। हिस्टामिन्स अल्फ़ा एमिनो अम्ल हिस्टिडिन के कार्बोक्सीकरण वी कार्बोक्सीकरण से होता है। वी कार्बोक्सीकरण मतलब हिस्टिडीन्स में से अगर इस CO2 को निकाल दे तो हमें हिस्टामिन मिलेगा। हमें एलर्जी के लिए कुछ ड्रग्स दिए गए हैं जो हमें लर्न होने ज़रूरी है, जिसमें ब्रोमेन, फेनीरामिन, डाइनेटेप, क्लोरोफेमिनिन रामिन, टेरिफेनाडिन, सेल्डन, डाइफेनिल हाइड्रोमिन है। इसके बाद हम पढ़ेंगे तो हिस्टामिन्स का एंटी हिस्टामिन्स का कोर्स समझ में आ गया। हिस्टामिन्स जो हमारे शरीर में एलर्जी के लिए कोज करते हैं उनको ख़त्म करने के लिए एंटी हिस्टामिन्स या एंटी एलर्जिक ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। उन एंटी एलर्जिक ड्रग्स को ब्रोमोफेनिरामिन, क्लोरोफेनिरामिन, टेरिफेनाडिन और डाइफेनिल हाइड्रोमिन है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिर्फ इन ड्रग्स को लर्न करना है, बस दैट्स इट। फिर है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। जैसे कि आजकल देखने को मिलता है कि जनसंख्या पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो बर्थ कंट्रोल पिल्स का यूज़ किया जाता है। उन बर्थ कंट्रोल पिल्स का यूज़, उनका मेन कोज होता है कि जो फीमेल है, फीमेल के बॉडी में एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स का यूज़ जनसंख्या पॉपुलेशन कंट्रोल पिल्स के लिए किया जाता है। ये ड्रग्स क्या करते हैं, फीमेल्स में एग्स का जो फॉर्मेशन होता है उसको सप्रेस कर देते हैं, जिससे कि उस फीमेल्स में एग्स का जो निर्माण बिल्कुल पूर्णतया ख़त्म हो जाता है। तो जैसे प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन के लिए नॉर एरिथ्रोकॉन और एस्ट्रोजन के लिए एनाइल एस्ट्राडाइल का यूज़ किया जाता है। ये इन हार्मोन्स का व्युत्पन्न है, इनके द्वारा इन हार्मोन्स को पूर्णतया ख़त्म या फिर सप्रेस कर जाता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के फ्लोरो व्युत्पन्न जो लैब में यूज़ किया जाता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के फ्लोरो व्युत्पन्न जो लैब में यूज़ किया जाता है वो एंटी फर्टिलिटी लैब ड्रग्स है। और इनको नेचुरली जो सब्सटेंस है जो एंटी फर्टिलिटी का काम आते हैं उनको कहते हैं सोयाबीन, मटर के बीज, गाजर के बीज, बिनोला का तेल। ये इनके अलावा एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स रूटीन, शेटलेरिन, सिप्रोटोरिन, हेक्सामेथिल फॉस्फाइड है। मटर के बीज में मेटाजाइलोहाइड्रोक्विनोन पाया जाता है जो कि सबसे बड़ा एंटी फर्टिलिटी ड्रग है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एंटी एसिड्स। शरीर में
अपच की स्थिति, मतलब शरीर में अचार, बहुत सारे मसाले, तेल आदि खाने में शरीर में स्टमक के अंदर HCl का जो मात्रा होती है बहुत ज़्यादा बनने लग जाती है, जिससे अपच की स्थिति होती है। उसको कंट्रोल के लिए, एसिड को कंट्रोल के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम कार्बोनाइट, मैग्नीशियम बाइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट आदि क्षारों का यूज़ किया जाता है। बट इन क्षारों के यूज़ से क्या होता है, शरीर में जो स्टमक के अंदर क्षार की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और क्षार की मात्रा बढ़ने के कारण स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा और एसिड फॉर्मेट होने लगता है। इन सब को ख़त्म करने के लिए आज मार्केट में सिमेटिडिन, रेनिटिडिन यानी जिंटेक, ओमेनप्रोजोल और लेंसोप्रोजोल आजकल वर्तमान में प्रचलित सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रग्स है। ठीक है, हमने एंटी एसिड, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, एंटी हिस्टामिन्स पढ़ लिया। एंटी हिस्टामिन्स जो हिस्टामिन्स को एंटी एलर्जिक के लिए काम में ली जाती है। एंटी हिस्टामिन कौन कौन सी थी? ब्रोमेफेनिनिमाडिन, डाइनिटैप, टेरिफेनाडिन, डाइफेनिल हाइड्रामीन और क्लोरोफेनिलरामीन। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स कौन कौन से हैं? रूटीन, शेटेलेरिन, सिप्रोटिरॉन, हेक्सामेथिल फॉस्फेट। एंटी एसिड ड्रग्स कौन से हैं? सिमेटिडिन, जिंटेक, ओमेप्रोजोल, लेंसोप्रोजोल। ठीक है, नेक्स्ट इज डाइज एंड पिगमेंट। रंजक या वर्णक, मतलब वे रसायन जो किसी पर्टिकुलर रंग को उत्पन्न करते हैं, कलर को देते हैं, उनको डाइज या पिगमेंट कहते हैं। डाइज वाटर सॉल्युबल होते हैं, जो उस पिगमेंट को सबस्टेंस में अवशोषित कर लेते हैं, जबकि पिगमेंट वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, बल्कि ये उस पर्टिकुलर सबस्टेंस पे एक लेयर बना देते हैं, जिससे वो कलर दिखाई देती है। डाइज और पिगमेंट, इनमें डिफरेंस क्या क्या है? डाइज सॉल्युबल होती है वाटर और अदर सब्सटेंस में, जबकि पिगमेंट सॉल्युबल नहीं होते। डाइज लाइट में फीकी पड़ जाती है, बट पिगमेंट पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता लाइट का। डाइज नंबर्स में ज़्यादा होती है, जबकि पिगमेंट्स कम होते हैं। डाइज विलायक से प्रभावित होती है, जबकि पिगमेंट विलायक से प्रभावित नहीं होते। रासायनिक संगठन में डाइज कार्बनिक यौगिक है, जबकि पिगमेंट अकार्बनिक यौगिक। स्थिरता में डाइज स्थिर है, जबकि पिगमेंट अस्थिर। ज्वलनशीलता में डाइज में ज्वलनशीलता प्रेजेंट होती है, जबकि पिगमेंट में एब्सेंट होती है। हम ओवरऑल इस चैप्टर में डाइज के बारे में ही अध्ययन करेंगे, लर्न करेंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज़ क्रोमोफोर। क्रोमोफोर क्या होता है? ये वो कार्बनिक यौगिक होते हैं जो असंतृप्त होते हैं और बहुबंध होते हैं। मतलब मेनली वो पर्टिकुलर कंपाउंड जो किसी भी सबस्टेंस में कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको क्रोमोफोर कहते हैं। क्रोमोफोर असंतृप्त और बहुबंध होते हैं। ठीक है, क्रोमोफोर में मेन है नाइट्रोसो, एजॉक्सी, एजो, कार्बोनिल, एथिनिलिक, एसिटिलिक, एजोमेथेन, पीक्विनोनोइड। नेक्स्ट इज ऑक्सोक्रोम। मतलब ऑक्सोक्रोम में स्वयं का खुद का कोई रंग नहीं होता, कलर नहीं होता, बट ये किसी क्रोमोजन में जाने पर उसके कलर को और डार्क कर देते हैं। जैसे OH, OR जिस पे 2 बॉन्ड पेयर है, OH पे 2 बॉन्ड पेयर है, NH2 पे 1 बॉन्ड पेयर, NHR पर 1 बॉन्ड पेयर, NR2, X जिस पे 3 बॉन्ड पेयर है, SH जिस पे 2 बॉन्ड पेयर है, SR जिस पे 2 बॉन्ड पेयर है, उनको ऑक्सोक्रोम कहते हैं। ये मेनली ये किसी भी सबस्टेंस क्रोमोजन से जुड़कर उसके कलर को डार्क कर देते हैं। अब है पिगमेंट क्लासिफिकेशन। पिगमेंट क्लासिफिकेशन में जो सीधे पिगमेंट है, मार्टियस जो सीधा पिगमेंट है, मार्टियस येलो या कांगो रेड देता है। अम्लीय पिगमेंट क्या होता है? इसमें ये पहले अम्लीय सॉल्यूशन में डिप किए जाते हैं, फिर वाटर में डाले जाते हैं, फिर उनमें कलर आता है, जैसे नारंगी फर्स्ट। बेसिक है, इसको पहले क्षारीय माध्यम में डालने के बाद उस रंजक में डाला जाता है। एनिलीन येलो मेलाकाइट,
प्रकीर्णन में एंथ्रोक्विनोन रंजक का यूज़ मिलता है। रेशा क्रियाशील है, रेशा क्रियाशील रंजक, इसमें OH और NH2 मतलब ये पक्के रंग देते हैं। जैसे प्रोशन रेड, हम प्रोशन रेड को रेशे श से याद कर सकते हैं। अंतर्निहित बर्फ रंग, मतलब अंतर्निहित रंजक को बर्फ रंग कहते हैं क्योंकि लो टेम्परेचर पे यूज़ होता है। और वेट रंजक है इंडिगो, जो कि कॉटन में यूज़ होता है, सूती कपड़े पे ही यूज़ होता है। और है थर्ड लास्ट वन इज़ मॉर्डेंट। मतलब पिगमेंट वो है जिसमें हम देखते हैं, पिगमेंट नहीं, डाई, मॉर्डेंट डाई वो है जो डिफरेंट मेटल के साथ डिफरेंट कलर देते हैं। ये मॉर्डेंट जैसे एलिजरीन एल्यूमिनियम के साथ गुलाबी रंग देता है। अब है डाइज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, नाइट्रोसो, पिक्रिक अम्ल पक्का हरा ओ कलर देता है। डाईफेनिल मैथिल ओरेमिन ओ कलर देता है। ट्राईफेनिल मैथिल मेलेकाइट ग्रीन कलर देता है। थैलिन एंड जेंथेन फेनोफ्थलीन फ्लूरोसिन कलर देते हैं। एजो मेथिल ऑरेंज एनिलिन येलो सुदान 1। इंडिगो ये सबसे प्राचीनतम कलर है का रंजक है। मतलब कि 1906 के पास जो बंगाल में विभाजन हुआ था, उसमें वो किसानों ने इसी रंजक की, नील की खेती के लिए मना कर दिया था। ये वही इंडिगो कलर है। एंथ्रोक्विनोन मॉर्डेंट, ये भी मेटल कलर है, मतलब मॉडर्न मतलब ये डिफरेंट मेटल के साथ एंथ्रोक्विनोन डिफरेंट कलर देता है। विषम चक्रीय एक्रियोफेलिन कलर देता है। नेक्स्ट इज़ केमिकल इन फूड्स। हम प्रिजर्वेटिव बहुत सारे जो खाना होता है उनमें खाते हैं, पर उन चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए, लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ किया जाता है। जैसे सोडियम बेंजोएट, जैम, अचार, स्क्वैश आदि को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का यूज़ किया जाता है। दूध और पनीर को सुरक्षित रखने के लिए सार्बेट का यूज़ किया जाता है। पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का यूज़ किया जाता है। खाद्य को सुरक्षित रखने के लिए केचप, सॉस आदि को सुरक्षित रखने के लिए पैराबीन्स का यूज़ किया जाता है। बेकरी के जो सामान हैं, पापड़ इत्यादि, इनके लिए प्रोपियोनेट का यूज़ किया जाता है। ये बस थोड़ा सा इसे देखने क्यों जाना है। फूड कलर टेट्राजीन में येलो होता है। 1,4-डाई पी टोलुडिनो एंथ्रोक्विनोन में ग्रीन कलर होता है। दैट्स इट। तो हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट हम इन्वायरमेंट केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ क्वेश्चन है जो देख लेते हैं। डाई एजो युग्मन निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए उपयोगी है? रंजक डाइस के, जो हमने अभी पढ़ा था। सामान्य रूप में उपयोग में लाया जाने वाला डिटॉल निम्नलिखित में किसका मिक्सचर है? हमने कल ही पढ़ा था डिटॉल क्लोरोजाइनोल और टर्पिनोल का मिक्सचर है। निम्नलिखित में किसका यूज़ मतलब दर्द निवारक दवा के रूप में किया जाता है जो एडिक्टिव नहीं हो? तो इसके लिए हमने कल ही पढ़ा था N-एसिटाइल पैरा एमिनोफिनोल। निम्नलिखित में किसका प्रशांतक ट्रैंकुलाइजर के रूप में उपयोग किया जाता है? इक्वेनिल। निम्नलिखित हार्मोन्स में किस में आयोडीन वर्तमान में यूज़ होता है? आयोडीन वर्तमान में थायरोक्सिन में यूज़ होता है। निम्नलिखित में कौन एक ट्रैंकुलाइजर औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है? वेलियम। निम्न में से एक प्रतिहिस्टामिन के रूप में डाइफेनिल हाइड्रामिन का यूज़ किया जाता है। क्लोरोएम्फेनिकोल किसका उदाहरण है? प्रतिजैविक ब्रॉड स्पेक्ट्रम का। प्रतिरोधी विसंक्रमणीय सूक्ष्म जीवों का विनाश करते हैं। उनकी वृद्धि को रोकने के लिए कथन सही नहीं है। बोरिक अम्ल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड व तनु विलयन प्रबल प्रतिरोधी होता है। यही सही है। निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? पीड़ा नोवेल्जिन।
ओके, थैंक यू। आपको इस सब में से कुछ समझ नहीं आया और आप वापस पूछना चाहते हो या इससे से रिलेटेड कुछ नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स और लाइक और सब्सक्राइब माय न्यू चैनल एंड सपोर्ट मी।